वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है डीसी कंपाउंड मोटर। ये वीडियो में हम क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर दोनों का इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम एज वेल एज इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक डिटेल में सीखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एंड वन मोर थिंग, अगर आप थ्रू आउट सीरीज फॉलो कर रहे हैं, उसमें अगर आपको कोई डाउट, कंफ्यूजन, आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट, डोंट फॉरगेट टू डू कमेंट बिलो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। नमस्ते एंड वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स के लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलिए, सबसे पहली मोटर आज हम सीखेंगे वो है क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। तो मोटर का नाम ही बता देता है कि क्यूमुलेटिव मीन्स कि हमें आगे जो दो मोटर सीखी, एक थी शंट और सीरीज, दोनों को कंबाइन करके ये मोटर डिजाइन की गई है, इसलिए इस मोटर का नाम क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस मोटर का जो सर्किट डायग्राम है उसमें आपको सीरीज फील्ड वाइंडिंग एज वेल एज शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों नजर आ रही है। डन। तो सबसे पहले हम सप्लाई देंगे, तो सबसे पहले जो करंट पास होगा वो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में से होगा, तो उसका नाम है IAC। बाद में वो करंट के दो पार्टीशन होंगे, उसमें से एक करंट आर्मेचर में जाएगा, दूसरा करंट शंट फील्ड वाइंडिंग में जाएगा। और यहाँ पे जो वाइंडिंग का कनेक्शन है वही इसी तरह से किया गया है कि जैसे कि दोनों से डेवलप होता हुआ फ्लक्स एक दूसरे को हेल्प करके ओवरऑल जो नेट फ्लक्स है उसकी वैल्यू बढ़ाने में हमें मदद करेगा। देन ये कैसे करेगा वो हम कैरेक्टरिस्टिक में डिटेल में सीखेंगे। और अगर मुझे ये मोटर के लिए इक्वेशन लिखना है तो यहाँ पे हम सप्लाई से हमारी जर्नी शुरू करेंगे, मीन सप्लाई वोल्टेज V से हमारी जर्नी शुरू होगी और हमें आर्मेचर तक जाना है। तो सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे कि आर्मेचर वोल्टेज हमें कितना देना पड़ेगा। तो कि आर्मेचर है उसमें जो बैक EMF डेवलप हो रहा है उसको वोल्टेज को ओवरकम करना है, प्लस आर्मेचर के ड्रॉप, प्लस बीच में सीरीज फील्ड वाइंडिंग आ रही है तो उसका ड्रॉप, ये तीनों को कोप अप कर सके इतना वोल्टेज हमें सप्लाई साइड से देना है। डन। सो EB प्लस IARA प्लस IACRAC इक्वल टू V। देन तो हमें टोटल कितना वोल्टेज देना पड़ेगा कि जो बैक EMF को ओवरकम कर सके, आर्मेचर ड्रॉप को ओवरकम कर सके और सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जो डेवलप हो रहा है जो ड्रॉप उसको ओवरकम कर सके, इतना वोल्टेज हमें ये मोटर को चलाने के लिए देना पड़ता है। तो यह है अल्टीमेटली इक्वेशन। चलिए अब कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिटेल में सीखते हैं। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो है टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट। तो यहाँ पे जैसे जैसे ये मोटर हमें दिख रही है कि कॉम्बिनेशन पे चल रही है, मीन शंट एज वेल एज सीरीज, तो लोड बढ़ा तो ये क्या करेगा, तो कि जैसे जैसे इस मोटर पे लोड बढ़ रहा है वैसे वैसे ये जो मोटर की जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वो इस मोटर को कांस्टेंट स्पीड पे और अच्छा टॉर्क डेवलप करने में मदद करेगी। एज वेल एज जो शंट फील्ड वाइंडिंग है उसको जो इसका रोल क्या है, तो कि उसका रोल नो लोड पे है। कि हमें पता है कि हमने सीरीज मोटर सीखी तो हमें पता था कि उसको हम नो लोड पे नहीं चला सकते हैं वरना वो एक्सेसिवली हाई स्पीड पे चलना शुरू कर देगी। डन। तो इस मोटर का क्या हमें प्लस पॉइंट मिलेगा कि ये शंट एज वेल एज सीरीज का कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पे जो शंट फील्ड वाइंडिंग है ये मोटर को नो लोड पे चलाने में मदद करेगी। डन। और जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वो जो लोड बढ़ रहा है उसको कोप अप करने में मदद करेगी। दिस इज द रीजन वाई कि ये जो मोटर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो शंट एज वेल एज सीरीज के बीच में है। डन। तो सबसे पहले ये जो डायग्राम है वो है शंट का, दूसरा है वो है सीरीज का, और हमें जो अल्टीमेटली डायग्राम मिलेगा वो दोनों के बीच का मिलेगा। डन। तो यह है टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक। अब हमें आगे बढ़ना है वो है स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक। तो कि जैसे जैसे ये मोटर पे लोड बढ़ रहा है वैसे वैसे नेट फ्लक्स की वैल्यू भी बढ़ती नजर आ रही है। डन। अब हमें पता है कि बैक EMF की वैल्यू फ्लक्स पे निर्धारित है, तो फ्लक्स बढ़ेगा तो बैक EMF भी बढ़ेगा, और बैक EMF और आर्मेचर करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में है कि बैक EMF बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट घटेगा। बट आप ये दोनों इक्वेशन चेक करो तो दोनों बैक EMF के ही है, पहला भी बैक EMF का, दूसरा भी बैक EMF का। तो मैं क्या कर रही हूँ, उसकी जो दोनों सामने की वैल्यू है उसको आमने सामने अगर हम ले ले कि phi n प्रोपोर्शनल टू 1/IA, तो ये हमें दर्शाएगा कि स्पीड वर्सेस आर्मेचर के बीच में क्या संबंध है। तो कि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में चल रहे हैं, जैसे जैसे आर्मेचर की वैल्यू घटेगी वैसे वैसे स्पीड की वैल्यू बढ़ेगी। डन। तो यहाँ पे आप कैरेक्टरिस्टिक में देख सकते हो स्टार्टिंग में स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत ऊपर है, और आर्मेचर की करंट की वैल्यू कम है, बट जैसे जैसे आर्मेचर करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे स्पीड की वैल्यू घटती जा रही है, बिकॉज दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में है।
डन। चलिए और आगे बढ़ते हैं, तो वो है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ये जो मोटर है उसका फर्क क्या कहाँ पे पड़ा, सीरीज वाइंडिंग के कनेक्शन में। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर की कंपैरिजन में डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है उसका सीरीज वाइंडिंग का कनेक्शन है वो लिटिल चेंज किया है, मीन्स रिवर्स कर दिया है। तो रिवर्स कर दिया इट मीन्स कि यहाँ पे जो दो फ्लक्स जो डेवलप हो रहे हैं शंट फील्ड वाइंडिंग एज वेल एज सीरीज फील्ड वाइंडिंग, वो एक दूसरे को मदद करने की जगह एक दूसरे की वैल्यू को अपोज करेंगे। देन तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि सिर्फ सीरीज वाइंडिंग का कनेक्शन चेंज किया, विट मीन्स कि यहाँ पे जो करंट दोनों के फ्लक्स एक दूसरे को बिल्टअप करने में मदद कर रहे थे अब वो अपोज करेंगे। देन तो यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे जो लोड करंट है वो तो बढ़ना ही है, तो अल्टीमेटली सीरीज करंट बढ़ेगा तो सीरीज फील्ड फ्लक्स भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखो तो दोनों के बीच में माइनस साइन है, मीन्स सीरीज फ्लक्स बढ़ने की कोशिश करेगा तो शंट उसको कोप अप करने में मदद नहीं करेगा और ओवरऑल नेट फ्लक्स की जो वैल्यू है वो घटेगी। देन तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ा, तो कि सीरीज वाइंडिंग का कनेक्शन चेंज किया, इसकी वजह से ये जो दोनों फ्लक्स है वो अब आमने सामने आ गए एक दूसरे को हेल्प करने की जगह। ये चेंज है क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल के बीच में। चलिए अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट देखेंगे। तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है उसमें लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा। देन पर यहाँ पे जो दोनों फ्लक्स है वो एक दूसरे को मदद नहीं करते हैं, इसलिए जो नेट फ्लक्स है उसकी वैल्यू घटी। तो हमें पता है कि हमें टॉर्क इक्वेशन हाल ही में वीडियो बनाया उसमें डिटेल में सीखा कि टॉर्क है वो फ्लक्स और आर्मेचर करंट पे निर्धारित है। तो आर्मेचर करंट बढ़ा और हमें ऊपर ही लिखा है कि फ्लक्स की वैल्यू घट रही है, फ्लक्स घटा आर्मेचर करंट बढ़ा तो वो एक दूसरे के आमने सामने वैसे ही बैलेंस आउट हो गए, तो उसकी इफेक्ट टॉर्क पे कुछ आ ही नहीं रही है। मीन्स अगर आप देखो तो जैसे जैसे आर्मेचर करंट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे टॉर्क सर्टन अमाउंट पर कांस्टेंट हो जाएगा, बाद में आगे पीछे जो कुछ भी हो टॉर्क पे उसकी कोई असर नहीं आ रही है। देन स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बढ़ा हुआ दिखने को मिला, बाद में आपको जो ऑलमोस्ट कर्व अप स्ट्रेट दिखने को मिलेगा। मीन्स आप आर्मेचर करंट कितना भी बढ़ा लो बट टॉर्क पे उसकी कोई असर नहीं आएगी। क्यों, तो कि यहाँ पे एक नेट फ्लक्स घट रहा है आर्मेचर करंट बढ़ रहा है तो वही दोनों एक दूसरे के सामने बैलेंस हो गए, तो अल्टीमेटली उसकी कोई टॉर्क पर इतनी इफेक्ट नहीं आई। देन दिस इज द रीजन। चलिए अब है स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट की कैरेक्टरिस्टिक। तो कि ये जो मोटर है उसमें क्या है कि जैसे लोड बढ़ रहा है तो नेट फ्लक्स घट रहा है, नेट फ्लक्स घटा तो बैक ईएमएफ उसकी प्रोपोर्शनलिटी में है तो बैक ईएमएफ भी घटा। अब बैक ईएमएफ और आर्मेचर करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में चल रहे हैं, तो अगर बैक ईएमएफ की वैल्यू घटती है तो आर्मेचर की वैल्यू बढ़ती है। डन, तो आर्मेचर करंट की वैल्यू बढ़ रही है अब। डन, तो ये आप दोनों के इक्वेशन देखो, ऊपर का इक्वेशन वो भी ईबी के प्रोपोर्शनलिटी में, नीचे का इक्वेशन वो भी ईबी की प्रोपोर्शनलिटी में। तो अब ये दोनों की प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू है उसको मैं आमने सामने रख देती हूँ कि फाइन प्रोपोर्शनल टू 1/I, बिकॉज ये दोनों ईबी के प्रोपोर्शनलिटी में ही है, ईबी के इक्वल टू में ही है, तो वो दोनों को ही आमने सामने ले लेती हूँ तो मुझे स्पीड और आर्मेचर के बीच का रिलेशन क्लियरली समझ में आएगा कि जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ेगा वैसे वैसे आपको स्पीड की वैल्यू में घटा हुआ नजर आना चाहिए। बट यहाँ पे आपको इस यू कैन सी इन फिगर 3 कैटेगरी नजर आ रही है कि अगर आपको ऐसी मोटर दिखने को मिले कि जिसमें स्पीड की वैल्यू है वो आर्मेचर करंट के बढ़ावा के साथ इतनी अफेक्ट नहीं होती है, मीन्स ऑलमोस्ट एज इट इज रहती है, तो ऐसी मोटर को हम लेवल कंपाउंड मोटर के नाम से जानते हैं। देन अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की ओर बढ़ते हैं कि अगर आप देखो कि जैसे जैसे फ्लक्स की वैल्यू घटती जा रही है देन लोड के बढ़ावा के साथ वैसे वैसे जो स्पीड की वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। बट यहाँ पे जो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स है वो इतना नहीं है विथ इंक्रीज इन द लोड। देन तो आपको स्पीड में थोड़ा घटा हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसी कोई कैरेक्टरिस्टिक मोटर रखती है तो ऐसी मोटर को आप अंडर कंपाउंड बोलेंगे कि जिसमें फ्लक्स घटता है तो स्पीड बढ़ती है, पर यहाँ पे जो फ्लक्स का बढ़ावा है वो इतना ज़्यादा नहीं है। देन तो होगा क्या कि आपको जो स्पीड की वैल्यू है देन वो थोड़ी आपको घटती हुई नजर आएगी। देन तो ऐसी मोटर को हम क्या बोलेंगे, अंडर कंपाउंड मोटर, कि जिसमें आर्मेचर करंट के बढ़ावा के साथ स्पीड को आपको थोड़ी रिडक्शन के साइड देखने को नजर आ रही है, तो इसको हम अंडर कंपाउंड बोलते हैं। देन तो अगर
स्पीड बढ़ावे के साथ नजर आ रही है तो उस मोटर को हम ओवर कंपाउंड बोलेंगे कि जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे स्पीड की वैल्यू पर सडनली बढ़ती जा रही है। तो ऐसी कोई कैरेक्टरिस्टिक मोटर रखती है तो उस मोटर को हम ओवर कंपाउंड मोटर के नाम से जानते हैं। अगर कोई चेंज नहीं तो लेवल कंपाउंड, अगर लोड के बढ़ावे के साथ आपको स्पीड में घटावा मिलता है तो अंडर कंपाउंड, और अगर स्पीड में बढ़ावा मिलता है तो उस मोटर को हम ओवर कंपाउंड मोटर के नाम से जानते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।